यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अभी सी सैट पर बातें करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी मैं सी सैट की बातें करता हूँ तो कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। कि रिपीट इन द सेंस जड़ की बातें, कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए सीसैट को। और वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से बैठ जाएँ कि वो निकले ना वहाँ से कुछ भी हो जाए, और ये बनी रहें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं सीसैट का, तो दिमाग में उसके प्रति नेगेटिव धारणा बनी हुई होती है, जिस वजह से हम एग्ज़ाम में सही तरीके से परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते। और हमारे हाथ में सिर्फ़ वही होता है कि हम सही से परफ़ॉर्म कर पाएँ। ये नेगेटिव धारणा क्यों बनी हुई है? डरते हैं, गलत सोचते हैं उसके बारे में कि ये तो बेकार है, यूपीएससी ने पता नहीं क्यों से सेट कर दिया, कोसते रहते हैं यूपीएससी को। आप सोचिए, रियल लाइफ़ में किसी के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है तो कैसे बिहेव करते हैं हम उनके साथ में? क्या बिहेवियर अच्छा हो पाता है? कोशिश भी हम करते हैं तो कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो सीसैट के प्रति आपको पॉज़िटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। सीसैट गलत नहीं है। सीसैट यूँ समझिए, एक तरह से बॉडीगार्ड है आपके प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स आपका प्यार है। अगर आप सच्चे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उसको अपना प्यार ही मानिए, इस एग्ज़ाम को। वो आपका प्यार है। ये उनकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे सीता जी का की रक्षा शिव जी का धनुष कर रहे थे। राम भगवान ने उनको तोड़ दिया, तो तोड़ने से क्या आप कहिए कि उनका अपमान हुआ या सम्मान हुआ? ऊँचे उठे ना वो, और तब वो ला सके। तो सीसैट को भी आप तोड़िए, उसको क्रैक करिएगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा। ऐसे सोचेंगे तो एक पॉज़िटिव रिलेशन बन जाएगा उसके साथ में। अब आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँगे। दूसरी बात ये, दिमाग में ये भी भरा हुआ रहता है कि अरे 10-10 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 5-5 लाख बैठेंगे। 15,000 का तो सिलेक्शन होना है, तो उसमें कितने ही सेलेक्ट हो पाएँगे। मानता हूँ, लेकिन ये तो ओवरऑल मेरिट लिस्ट की बात है। सीसैट एक क्वालीफाइंग पेपर है, इस जड़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। सीसैट एक क्वालीफाइंग पेपर है, अगर जितने भी बैठे हैं उन सब ने 33% मार्क्स ले आए सीसैट में, तो सब के सब सीसैट तो क्वालीफाई कर ही जाएँगे ना। यहाँ पे थोड़ी छँटनी हो जाएगी। छँटनी तो फिर उस जीएस के बेस पर होगी। यहाँ तो जिसने भी 33% मार्क्स लाए वो सब क्वालिफाइड है। तो आपको लाना है 33% मार्क्स। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि टेंशन क्यों बना रहता है? एग्ज़ाम डे को ज़रा समझिए, उसके चीज़ों को, नेचर को समझिए। गर्मी का दिन है, प्रचंड गर्मी, बहुत गर्मी। ऑलरेडी आप एक एग्ज़ाम में अपना माथा खपा चुके हैं, जीएस का दे के प्रीलिम्स। उसके बाद 3 घंटा आपको लगभग उस गर्म माहौल में ही बिताना होता है। तब जाके 2 बजे से आपका सीसैट का पेपर शुरू होना है। तो पहले से दिमाग जो है ऑलरेडी बहुत वर्क कर चुका है उस हीटेड टेम्परेचर में। दिमाग काम नहीं है, शांत नहीं है। उस पर से हम क्या करते हैं कि बिना एक पिच परफेक्ट स्ट्रैटेजी के उतर जाते हैं एग्ज़ाम देने। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, 80 क्वेश्चन सॉल्व करना या 60 क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत को सारे क्वेश्चंस हम लेकर चलते रहते हैं। एक बात समझ लीजिए सीसैट के नेचर को, कि यहाँ आप कोई धड़पड़ी नहीं दिखा सकते। मैथ्स, रीज़निंग हो या कॉम्प्रिहेंशन ही क्यों ना हो, वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि आप ज़रा-सा भी स्पीड अगर गए, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे जीएस में आप थोड़ा जा सकते हैं प्रैक्टिस से, लेकिन यहाँ पर भी उस तरह की हड़बड़ी आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि क्वेश्चंस हर बार नए तरीके से, और यूँ समझिए कि मैथ्स और रीज़निंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको बहुत आराम से समझना पड़ता है, बहुत स्लो जाना होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, और इस बेस पर आपका टारगेट बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। मेरी सजेशन ये होगी कि आपको देखिए 33% मार्क्स लाने के लिए तो 27 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको आ जाएँगे। लेकिन इतना रिस्क आप लेके नहीं चल सकते। आपको कम से कम 40 क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच, और 40 के आस-पास ही रहना चाहिए। 40 में भी आप 32 अगर सही कर लेते हैं,
तो आप क्लियर कर जाएंगे। वहाँ भी 8 गलत करने की गुंजाइश है आपके पास में। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आपको उतरना है एग्ज़ाम में। अब ये 40 क्वेश्चन कहाँ से आएँगे? इसमें भी बड़ा दिक्कत होता है। इतने भी बनाना चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन चूँकि अब आपको 40 ही बनाना है, तो पहले तो दिमाग आपके साथ है, आपका पूरा शरीर आपके साथ है, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से जाना है, अब कोई डर-वर कुछ नहीं है। तो आपका आत्मविश्वास आपके साथ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए, जिनका सीसैट से थोड़ा दूर का नाता है, उनके लिए एक तो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन यूपीएससी ने बना रखा है, उसको आप अच्छे से तैयार करिए। हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो ये कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। क्योंकि हम डबल क्रॉस चेक स्ट्रैटेजी से जा रहे हैं। एक तरीके से बनाया, उसके बाद इमरजेंसी स्किल से चेक किया। कैसी इमरजेंसी स्किल? कि बिना पैसेज को पढ़े हुए भी आप कैसे सॉल्व कर लेंगे, और उसमें भी पिच परफेक्ट एकदम 100%, और वो पढ़े हुए से ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो इस बात को ध्यान में रखना। 1 मिनट फ्रेंड्स, किसी ने दरवाजे पर नॉक कर दी फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम कॉम्प्रिहेंशन की बातें कर रहे थे, एक तो वो है। लेकिन एग्ज़ाम में आप हमेशा, जैसे कि हम लोग स्ट्रैटेजी में बात भी करते हैं, आप सही तरीके से ही कॉम्प्रिहेंशन पहले सॉल्व करें, पैसेज को पढ़कर जिस तरीके से प्रॉपर होती है। इस इमरजेंसी स्किल पर जिस पर हम बात करते हैं, उसको क्रॉस चेक करने के लिए इस्तेमाल करें कि आपका 100% सही हुआ है या नहीं। दोनों मिल गए तो समझ लीजिए कंफर्म। और 25 से 30 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एग्ज़ाम में, आप जानते हैं पिछली बार भी 27 आए थे। तो 25 क्वेश्चन करीब यहाँ से मिल गए, बचे 15। बहुत डीप रिसर्च के बाद मैंने ये पाया है फ्रेंड्स कि 15 से 20, कभी-कभी 25 भी, कभी-कभी तो थोड़े और ज़्यादा हो जाते हैं। और जितने भी साल अभी तक सीसेट हुए, उन हर पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस सब सारे के एनालिसिस के बाद, कि इतने क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से यूपीएससी इस तरीके के पूछता है, जिसमें किसी थ्योरम, फॉर्मूले, इन सब की ज़रूरत नहीं होती। बस जो क्वेश्चन सामने है उसको समझ कर आप आराम से, ध्यान से समझकर वहीं पर उसी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा अलग से फॉर्मूला नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उन्हें छोड़ देना है। छोड़ने की कला भी सीखनी है कि किन क्वेश्चंस को छोड़ देना है, किन सेक्शंस को टच नहीं करना है। उतना करने जाइएगा सब कुछ लेकर, तो सीसैट में ही पूरी तैयारी का समय खत्म हो जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका। तो इस स्ट्रेटेजी से जाना है। पिछला जो सीसैट हुआ था, वो अभी तक का टफेस्ट माना जाता है, तो स्ट्राइक भी हो गई, उस पर काफ़ी कुछ बवाल हुआ। लेकिन अगर आप इस जड़ को समझते हैं, तो आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। आपको पता है, आपका ध्यान सॉल्यूशन पर होगा, इन चीज़ों पर नहीं। तो पिछला जो हुआ था उसको आप अच्छे से समझ लें, अगर कि मुझे किन्हें टच करना है, किन्हें टच नहीं करना है, इस तरीके से समझ लें कि क्या सॉल्व करना है, कॉम्प्रिहेंशन के अलावा मैथ्स और रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन और किन्हें छोड़ देने हैं। तो आप एक बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ बैठ पाएंगे। तो हम उसी पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। पिछला जो हुआ था एग्ज़ाम सीसैट का, सेट डी लेकर हम बातें कर रहे हैं किसी से। तो इसका जो अब क्वेश्चन नंबर 30 पे हम पहुंच गए हैं कि ये जो किस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। ये मैथ्स का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनाने चाहिए फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हें आप बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ये नंबर सिस्टम और रेशियो का मिक्सअप है। तो खैर उन सिस्टम क्वेश्चंस में ना जाइए आप। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने चाहिए। इसमें किसी एक्स्ट्रा थ्योरम, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ लिखा हुआ है बस वही समझकर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? डी इज अ 3 डिजिट नंबर। डी है एक 3 डिजिट का नंबर, सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज लीस्ट। कि 3 डिजिट का नंबर है डी, मान लेते हैं 3 डिजिट का नंबर ए बी सी। कह रहा है ए बी सी प्लस बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये अगर हो तो इज इक्वल टू, कह रहा है कि इसका जो रेशियो आएगा वो लीस्ट आएगा, मतलब सबसे कम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ डी?
तो ये जो डी है, इसमें ये जो नंबर है 100 प्लेस पर, और ये जो यू व्हाट हाँ, ये 100 प्लेस पर जो है और ये जो यूनिट प्लेस पर है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ए और सी के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आपको ऐसा कोई 3 डिजिट का नंबर लेना है जिसको उसी के नंबर्स में प्लस करके अगर भाग दिया जाए तो सबसे कम वैल्यू आए। तो भाग में ये तो एक सिंपल चीज़ है कि अगर ऊपर का नंबर छोटा रहा और नीचे का नंबर छोटा, मतलब ऊपर का नंबर छोटे से छोटा और नीचा उसके नीचे के उसके अनुपात में जो है थोड़ा बड़ा टाइप का नंबर रहा, तो जो डिवाइड करने पर संख्या कम आती है। जैसे कि मान लीजिए 100, ठीक है। 100 को अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा वैल्यू आएगा। इसी 100 को आप थोड़े बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं मान लीजिए, तो जो है छोटा वैल्यू आएगा। ये तो डिविजिबिलिटी का बहुत सिंपल रूल होता है कि ऊपर छोटा और नीचे थोड़ा सा बड़ा उसके अनुपात में, तो आप देखेंगे कि उसका वैल्यू कम आ जाता है। बस ये तो हम सब जानते हैं। इसी बेसिस पर आप देख लीजिए, तो ऊपर हमें क्या लेना है, ऐसा नंबर जो 3 डिजिट का हो लेकिन छोटे से छोटा हो, और उसका नंबर ऐसा हो कि नीचे में बड़ी से बड़ी संख्या आए, ठीक है। अब मान लीजिए कि 100 अगर ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी तो 1 हो जाएगा, वैल्यू 100। लेकिन नंबर तो हमें छोटा ही रखना है, तो शुरुआत तो 1 वाले से ही करनी पड़ेगी। लेकिन 1 से कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो नीचे जब उसका जोड़ करे तो वो सबसे बड़ा हो जाए, तो ऐसा ले लेते हैं 199। तो ये कितना हो गया, 19। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसी को मान लीजिए 198 अगर यहाँ कर देते और यहाँ 12, तो कितना हो जाता, 18, और इसका वैल्यू आपको 11 आएगा। तो आप देखिए कि अगर नंबर के करीब जो थोड़ा बड़ा टाइप का होता है तो वैल्यू उस तरीके की आती है। तो आप देखेंगे यही वो नंबर हो सकता है जिसमें क्या है, ऊपर तो हमने छोटा से छोटा लिया लेकिन डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए हमने क्या किया कि इस तरीके का नंबर ले लिया। यही वो नंबर है जिसमें लीस्ट वैल्यू आ सकता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, जिसमें कहा कि लीस्ट आए। अगर मैक्सिमम आने के लिए कहता तो फिर ऊपर में बड़ा से बड़ा, नीचे में छोटे से छोटा। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, लीस्ट वैल्यू जो है लीस्ट होनी चाहिए डिवाइड के बाद। तो ऊपर में छोटा से छोटा और नीचे में थोड़ा बड़ा, उसी को जोड़ के, तो जोड़ के जो सबसे बड़ा नंबर आ सकता है वैसा कोई डिजिट बना दीजिए। 0 तो शुरू में नहीं ले सकते, तो 1 से शुरू करेंगे और उसके बाद सबसे बड़ा 99 हो जाता है, जो जोड़ के नीचे में सबसे बड़ा बना देगा। तो हो गया। अब देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, 9 और ए और सी के बीच का, तो कितना हो गया हमारा 8। हो गया आंसर। तो किसी एक्स्ट्रा में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सा यहाँ पे क्या हमें समझना है कि ऊपर में जो नंबर है उसको जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू उतना कम आएगा। ऊपर में जो नंबर उसको जितने छोटे से डिवाइड करेंगे उतना जो है वैल्यू छोटा आएगा, उतना जो बड़ा आएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो देख के ही समझ, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी अलग से नहीं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको टारगेट करने चाहिए। फिर अब मिलते हैं और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।